इस वीडियो में सीखेंगे आज हम ट्रांसलेशन। दो तरह से आती है। हिंदी में एक पैसेज दिया जाता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, और एक इंग्लिश में दिया जाता है एक पैसेज और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। ये जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो एक वीडियो से या फिर एक दिन में तो आ नहीं सकता स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी हमारे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसमें हमें अपना बेस्ट करना होता है। जितनी चीज़ें आती हैं उनको कलेक्टिवली यूज़ करके अच्छा करना होता है, अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है। तो उस हिसाब से मैंने वीडियो प्रिपेयर की है, आपको हेल्प मिले इससे काफ़ी, इस पर्पज़ से। तो देखते हैं कितनी हेल्प कर पाएगी कितनी नहीं। सबसे पहले तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो ट्रांसलेशन के लिए सीखने ज़रूरी हैं। एक तो जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो हमें ट्रांसलेट जो एक मीनिंग निकलता है ना, उसका अनुवाद करना चाहिए। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद करना, ना कि वर्ड्स का। कई बार हम जो ट्रांसलेशन है वो सिर्फ वर्ड्स की कर देते हैं, चाहे उसका अर्थ मीनिंग उतना इफ़ेक्टिव ना निकले, जबकि ये सही ट्रांसलेशन नहीं होती। ट्रांसलेशन में होता है कि अनुवाद बिल्कुल जो मीनिंग है उतने ही प्रभावी तरीके से हिंदी में निकलना चाहिए और उतने ही प्रभावी तरीके से इंग्लिश में। ये होता है ट्रांसलेशन का मतलब, चाहे वो किसी से किसी लैंग्वेज में हो। अब इंग्लिश में अगर हम अनुवाद सीखते हैं या हिंदी वाला सीखते हैं, कुछ भी सीखो, उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। एक तो आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, मॉडल्स की नॉलेज होनी चाहिए, वोकैब अच्छी होनी चाहिए आपकी, और एक ईडियम और फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्ति भी आने चाहिए। ये बहुत बड़ी ट्रांसलेशन की बात है। हमारे एग्ज़ाम में टोटल आएंगे 10 मार्क्स के, 5 हिंदी और 5 इंग्लिश। तो इनमें ये लगा लो अगर हम थोड़ा सा भी अच्छा करेंगे तो ठीक ठाक से मार्क्स आ जाएंगे। इन दोनों पे, टेंस पे, मॉडल्स पे वोकैब आपकी अच्छी होगी क्योंकि आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। ईडियम और फ्रेजेस की भी कुछ नॉलेज होगी। आप ग्रेजुएशन में पढ़ते पढ़ते कुछ एक ईडियम फ्रेज तो आए ही हैं, सिंपल सी बात है। 4th सेमेस्टर में तो वैसे भी कुछ हैं, फ्रेजेस तो हैं। तो थोड़ी बहुत जो नॉलेज है उसी का यूज हमें करना है। तो ये सारी बातें थी। फिर एक एग्ज़ाम्पल लिखा मैंने कि ताकि देखो, कई बार चीज़ें हमें कम आती हैं लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए ना तो दिमाग उस डायरेक्शन में इतना एक्टिव हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ तो उसका कर ही देगा। जैसे चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो कुछ और काम हो, दिमाग अगर उस डायरेक्शन में एक्टिव होता है तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन पक्का निकालता है। अब हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहले इंग्लिश का पैसेज है और इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी में मैं सारी बातें आपको लिख के नहीं बताऊंगी। उम्मीद है आप बड़े बच्चे हो, आप अपना खुद लिख लोगे या दिमाग में इतनी आराम से सारी चीज़ें चलेंगी कि वो समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में हम लिखेंगे, ट्राई करेंगे इंग्लिश में लिखने की। मोस्ट का मतलब होता है अधिकतर या अधिकांश, अधिकतर या अधिकांश। ऑफ आर इम्पॉर्टेंट सिटीज़, हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण या बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ का मतलब होते हैं नगर, शहर, और टाउन्स होते हैं कस्बे। हमारे अधिकांश शहर और कस्बे आर सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। ऑन कहाँ पर स्थित है, नियर का मतलब होता है नज़दीक, और बैंक्स होते हैं किनारे, और रिवर्स क्या होती है, नदियाँ। अब दिमाग में एक इमेज सी बन गई होगी कि इन लाइंस में क्या कहा गया है। इन लाइंस में कहा गया है कि हमारे जो अधिकतर शहर और कस्बे हैं वो स्थित हैं नदियों के किनारे या फिर उनके पास में। ये बात कहना चाहता है हिंदी में, इसको हम लिख देंगे। रिवर्स नदियाँ, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। फाइन अच्छा, पास टाइम मनोरंजन भी कह सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको हम एंजॉय कर पाते हैं। मन बहलाने वाली एक्टिविटी भी आप उसको कह सकते हैं, उसको पास टाइम कहते हैं। स्विमिंग का मतलब सभी को पता है, तैरना। नदियाँ हैं वो हमारा अच्छा मनोरंजन करती हैं। किससे, जब हम तैरते हैं तो उससे, नदियों में जब हम तैरते हैं तो उससे हमारा अच्छा मनोरंजन भी हो जाता है। और ये कौन प्रदान करता है, ये सारा नदियाँ। इसका एक अच्छा सा सेंटेंस बना लोगे कि जो नदियाँ हैं वो हमारा मनोरंजन भी करती हैं स्विमिंग के माध्यम से, या फिर आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि नदियाँ हमें प्रदान करती हैं एक मन बहलाने वाली गतिविधि, जिसको हम क्या कहते हैं, स्विमिंग कहते हैं, जिसको तैरना कहते हैं। इसको आप और अच्छे से हिंदी में लिख लोगे, आप मेरे से अच्छी हिंदी बना पाओगे, इतना मुझे पता है। बाथिंग फेयर्स, आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि
उस नदी पे ये स्नान है, उस नदी पे ये स्नान है, इस तरह से। फेयर्स का मतलब मेले, फेस्टिवल्स त्यौहार, ऐसे बहुत सारे मेले, स्नान मेले और त्यौहार आर हेल्ड ऑन। हेल्ड ऑन का मतलब आयोजित किए जाते हैं, रखे जाते हैं। रिवर्स, नदियों पे बहुत सारे स्नान मेले और बहुत सारे त्योहारों का आयोजन किया जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ सच फेयर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, आपको पहले से ही पता है इन चीज़ों का। सच फेयर्स, इस तरह के मेलों में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा? इज़ द कुंभ मेला, कुंभ मेला है। हेल्ड आफ्टर एवरी 12 ईयर्स ऑन द कॉन्फ्लुएंस एट इलाहाबाद, जो आयोजित किया जाता है प्रत्येक, एवरी का मतलब आपको पता है ना, प्रत्येक, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, प्रत्येक 12 साल के बाद। ऑन द कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, आपने हिंदी में भी पढ़ रखा होगा ये तो, कि संगम है जो इलाहाबाद में, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, वहाँ पे ये हेल्ड किया जाता है। बोटिंग फॉर प्लेजर, खुशी के लिए बोटिंग करना, इज़ मेड पॉसिबली बाई रिवर्स, वो भी संभव हो पाया है नदियों के द्वारा ही। देर इज़ समथिंग वेरी सूदिंग, इनमें है कुछ बहुत ही सूद करने वाली, सूदिंग का मतलब होता है एक सुकून देने वाली बात, सुकून देना या सुकून मिलना, सुकून मिलने वाली। एंड हीलिंग, हीलिंग का मतलब होता है अच्छा महसूस करना, खासकर ये हील वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है जो किसी बीमारी से पीड़ित है और वो धीरे धीरे ठीक होता है, तो उसको हील कहा जाता है। कि जो नदियाँ हैं उनमें एक बहुत ही सूदिंग यानी सुकून देने वाली, और एक हीलिंग यानी उपचारात्मक या स्वास्थ्यवर्धक आप कह सकते हो, ऐसी फीलिंग का मतलब होता है भावना, ऐसी भावना है वे वी गेट, जो हम प्राप्त करते हैं एवरी रिवर, प्रत्येक नदी से, प्रत्येक नदी से हम एक ऐसी सुकून देने वाली और स्वास्थ्यवर्धक जो भावना है वो प्राप्त करते हैं या वो महसूस करते हैं प्रत्येक नदी में। तो ये थी इसकी हिंदी। जब आप एग्ज़ाम में इसको लिखो तो एक रफ खाका एक तैयार कर लेना, मतलब काफ़ी टाइम होता है, बीए जो 4th सेम है उसमें टाइम की इतनी हड़बड़ी नहीं होती, तो एक बार आप लाइन को अपने मन में सोच के देख लेना, कागज़ पे उतारने की जल्दी मत करना, एक बार अपने दिमाग में प्रॉपर उस लाइन को बनाओ हिंदी में, और उसके बाद आप अपनी आंसर शीट में लिखो। 2 मिनट एक्स्ट्रा, 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगी, लेकिन जो आपका आंसर तैयार होगा बन के वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब एक इंग्लिश का मतलब हिंदी का एक पैसेज भी है और उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं, ये हेल्प करेगा आपकी थोड़ी बहुत। आज दुनिया बड़ी तेज़ी से प्रगति कर रही है, पहले तो आज है उसकी इंग्लिश बना के देखते हैं, उसका आ जाएगा टुडे, सभी को पता है टुडे, दुनिया को कहते हैं वर्ल्ड, टुडे द वर्ल्ड, टुडे द वर्ल्ड। अब मैंने बताया था कि टेंस सीखने ज़रूरी होते हैं, कोई चीज़ प्रगति कर रही है तो उसमें देखो, एक तो टेंस का आप इसी से ध्यान रख लोगे, है, अगर फ़िलहाल की चीज़ें हैं तो ये सारी बातें किस में बनेगी? प्रेजेंट में। उसमें इंग्लिश वाले में भी ध्यान रखना है, कभी वहाँ पे वोज वर्ग का प्रयोग हो रहा हो, पास्ट टेंस का प्रयोग हो रहा हो और आप सारी बातें प्रेजेंट की कर रहे हो, तो उस पैसेज में भी आपको ध्यान रखना है, और इसमें भी। टुडे द वर्ल्ड, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा, टुडे द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेस से बना प्रोग्रेसिंग, टुडे द वर्ल्ड इज़ progressing at a fast speed, बहुत तेज़ गति किसको कहेंगे? फास्ट स्पीड को कहेंगे। और प्रगति करना प्रोग्रेसिंग एट, टुडे द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग एट ए फास्ट स्पीड, पहली लाइन का हो गया। सेकंड का देखो, विज्ञान की उन्नति ने संसार में देश एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए हैं, यानी कहने का ये मतलब है साइंस ने उन्नति कर ली, जिससे जो देश हैं, पूरे वर्ल्ड के जो भी देश हैं वो एक दूसरे के करीब आ गए। द प्रोग्रेस, उन्नति का मतलब होता है प्रोग्रेस, हमने अभी अभी प्रगति उन्नति इनका सभी का होता है प्रोग्रेस। द प्रोग्रेस किसकी है? प्रोग्रेस ऑफ साइंस, द प्रोग्रेस ऑफ साइंस
द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, एक दूसरे के कहाँ की प्रोग्रेस है? द प्रोग्रेस ऑफ साइंस इन द वर्ल्ड, संसार में साइंस की उन्नति हुई। हैज़ ब्रॉट, हैज़ ब्रॉट BROUGHT, हैज़ ब्रॉट द ऑल कंट्रीज, हैज़ ब्रॉट द ऑल कंट्रीज कम very close, come very close to one another. The progress of science in the world has brought the all countries very close to one another. Progress हुई, उन्नति हुई साइंस की in the world, संसार में। has brought, जो ले आई, the all countries, सभी, has brought the all countries, और लिखना यहाँ पे COUNTRIES, has brought all the countries come very close to one another, एक दूसरे के और भी करीब ले आई, सारे देशों को एक दूसरे के करीब। नेक्स्ट देखो, आज कोई एक घटना पूरे विश्व को प्रभावित करती है, यानी आज कुछ भी घट जाए कहीं पर भी। टुडे, इफ एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। इफ एनीथिंग हैपन्स, इफ एनीथिंग हैपन्स, अगर कुछ भी घटित होता है। इट, तो ये घटना अफेक्ट करती है, प्रभावित करना की इंग्लिश क्या होती है? अफेक्ट। इट अफेक्ट्स द होल वर्ल्ड, इट अफेक्ट्स द होल वर्ल्ड, तो ये प्रभावित करती है पूरे विश्व को। इसलिए, इसलिए कि इंग्लिश देयरफॉर, देयरफॉर कॉमा विश्व शांति, विश्व शांति की इंग्लिश वर्ल्ड, ये यहाँ पे कॉमा लगेगा, वर्ल्ड पीस, PEAC ये होती है शांति की इंग्लिश। देयरफॉर वर्ल्ड पीस, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता, वर्ल्ड पीस जो है इज़, सबसे बड़ी आवश्यकता होती है द ग्रेटेस्ट नीड। देयरफॉर द वर्ल्ड पीस इज़ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट नीड ऑफ टुडे, टुडे का मतलब आज की, फुल स्टॉप। यदि हमें, यदि इफ, यदि हमें, हमें कि इफ वी, यदि हमें इस संसार को विनाश से बचाना है। इफ वी वॉन्ट टू सेव, सेव मीन्स होता है बचाना, आपने बहुत सारे पोस्टर भी बनाए होंगे, सेव, सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव, इस तरह से पर्यावरण बचाओ, इस तरह से आपने बनाए होंगे, तो सेव की इंग्लिश आपको आराम से आती है। इफ़ यू वांट टू सेव दिस वर्ल्ड, अगर हमें इस संसार को बचाना है, कहाँ, किससे बचाना है? फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, DES यहाँ पे लिख देती हूँ, डिस्ट्रक्शन। If we want to save this world from destruction, कॉमा यहाँ पे लिखती हूँ ऊपर, we, अगर हमें संसार को विनाश से बचाना है तो, if we want to save this world from destruction, we, कॉमा के बाद है we, तो जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाना होगा। We shall have to, we shall have to follow, follow का मतलब अपनाना, we shall have to follow the principle, सिद्धांत की इंग्लिश क्या होती है? प्रिंसिपल। लेकिन कॉलेज वाला जो प्रिंसिपल होता है उसमें और इसमें एक फ़र्क होता है स्टूडेंट्स,
इसमें PLE होता है और जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है उसकी स्पेलिंग में लास्ट में PAL आता है, ध्यान रहे। वी शैल हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा? जियो और जीने दो की इंग्लिश होती है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ये बस। तो ये थी इसकी इंग्लिश। मुझे पता है इतनी ज़्यादा एकदम से ट्रांसलेशन नहीं आती, लेकिन मेरा एक सुझाव है आपको, आपके पास जो भी बुक है, चाहे पहले की हो, किसी भी स्टैंडर्ड की हो, किसी भी क्लास की हो, ग्रामर की बुक, उसमें 1 2 3 कोई भी पैसेज ऐसे पक्का दिए हुए मिलते हैं ट्रांसलेशन के, या फिर ऐसे सेंटेंस दिए हुए मिल जाएंगे, तो आप कम से कम 2 और 3 जो ऐसे पैसेज होंगे उनकी आप अगर इंग्लिश, मतलब हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे और इंग्लिश को हिंदी में, तो इस थोड़ी सी प्रैक्टिस के आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएंगे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर पाओगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, इतना पक्का है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको हेल्प करे।